हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट हिंदी विषय के साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले गद्यांश दिया है। गद्यांश में कह रहा है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 व 2 के लिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले गद्यांश देख लेते हैं फटाफट। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण हो जाती है। मैं अंधकार की स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराध का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं और उनका जीवन जो है अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो चलिए, ये गद्यांश था। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इससे शांति का माहौल बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वह दंड का अधिकारी बन जाता है। और डी कह रहा है कि इससे दूसरों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय या शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो इससे दूसरों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या भी यही कह रही है, यदि आप अपने प्रति किए गए अन्याय या शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हो तो इससे दूसरों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए सेकंड प्रश्न पर। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पाप और पुण्य की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अंधकार और प्रकाश की व्याख्या करना। तो इस गद्यांश का एक ही उद्देश्य है कि अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना और अपने और दूसरों के प्रति शोषण अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये इस गद्यांश का क्या था, इस गद्यांश का उद्देश्य। चलिए थर्ड प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध पूछा है। सम्मान, संहार, सन्मुख, सम्मुख। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सम्मुख जो है ये शुद्ध है। सम्मुख का मतलब होता है किसी के सम्मुख या किसी के सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन नंबर ए झ, ऑप्शन नंबर बी श, ऑप्शन नंबर सी ट, ऑप्शन नंबर डी ह। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है। च वर्ग जो होता है, च वर्ग, च छ ज झ इया। तो इसमें जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए झ। अब स्पर्श संघर्षी क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक होता है तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है वह जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, जैसे च छ ज झ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा है प्रकंपित वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए र, ऑप्शन नंबर बी ल, ऑप्शन नंबर सी य, ऑप्शन नंबर डी व। तो इसमें प्रकंपित वर्ण जो है वो र है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रकंपित वर्ण क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं, जैसे र। र क्या है, ये प्रकंपित वर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मुखावयों के निकट आने वाले संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी वर्ष, डी ऊष्म। तो मुखावयों के निकट आने वाले संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन, इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे डी होना चाहिए। डी ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। जिन उच्चारणों में विशेष प्रकार के गर्म वायु व मुखावयों के निकट आने वाले संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आती है, जैसे श श श। ये जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श श, ये तालव्य श, ये मूर्धा श और ये दंती श। तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत
अरे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंदर अंदर जो है स्वर छिपा होता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, य र ल व, और क से म तक जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी। सी कह रहा है एक विदुषी महिला थी वह, और डी कह रहा है वह एक विद्वान महिला थी। तो शुद्ध वाक्य का इसमें हमें चयन करना है। तो वह एक महिला विद्वान थी, नहीं, महिला विद्वान नहीं विदुषी होती, वह एक विदुषी महिला थी, और यही सही ऑप्शन नंबर बी। सी में कह रहा है एक विदुषी महिला थी वह, ये गलत है, वह एक विद्वान, इसमें भी विद्वान। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महिला के लिए विदुषी तथा पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प जो है बी सही है। अब 8वां प्रश्न कह रहा है वाक्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं। तो वाक्य के आवश्यक तत्व 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इसमें दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य की आवश्यक तत्व 6 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, सार्थकता, आकांक्षा, तीसरा निकट, चौथा योग्यता, पांचवा पदक्रम, और छठवां जो है अन्वय। तो ये वाक्य के जो है 6 आवश्यक तत्व हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, हमें इसमें क्या बताना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए कौवा, बी कुत्ता, सी कोयल, डी ये सभी। तो ये सभी जो है सभी तद्भव हैं। कौवा का तत्सम क्या होता है, काक होता है। कुत्ता का कुक्कुर होता है। कुत्ता का क्या होता है, तत्सम कुक्कुर होता है। कोयल का कोकिल होता है। तो ये सब जो है तत्सम शब्द हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं। और इसमें हमें क्या बताना था, तद्भव बताना। तो ये सभी जो है तद्भव है। ये देखिए कौवा का काक, कुत्ता का कुक्कुर, कोयल का कोकिल होता है। तो ये तत्सम शब्द है। अगला क्या पे, अगले में हमें चुनाव करना है तत्सम शब्द का। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए काज, बी हाथ, सी काम, डी काल। तो इसमें हमें तत्सम बताना है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, काल। काल का तद्भव क्या होता है, कल। काल का तद्भव कल होता है, और काल का अर्थ होता है समय। समय क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। तो इसमें जो है तत्सम शब्द जो है वो काल है, इसका तद्भव कल। और काज का तत्सम क्या होता है, वो कार्य होता है। काज का तत्सम कार्य होता है। और हाथ का हस्त, और काम का तत्सम कर्म। काम का तत्सम कर्म होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से गलत कौन सा है। गलत विकल्प का चुनाव करना। ऑप्शन नंबर ए भारती, बी शारदा, सी भामा, डी बागेश्वरी। तो आप सभी को पता है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भारती भी होता है, शारदा भी होता है, बागेश्वरी भी होता है, परंतु भामा जो है ये सरस्वती का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भामा का मतलब होता है स्त्री, औरत, नारी, महिला या अबला। भामा जो सरस्वती का समानार्थी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चय वाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चय वाचक, और सी निजवाचक, डी संबंध वाचक। तो इसमें जो है सर्वनाम अनिश्चय वाचक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, अब अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुछ, कोई, आदि, ये सब जो है अनिश्चय वाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी निजवाचक। तो मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा, तो इसमें जो है यह निजवाचक सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, रेखांकित शब्द रेखांकित शब्द स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप,
अपना, स्वयं आदि। उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, तो इसमें स्वयं जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी परिमाण बोधक। तो इसमें पूछा विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। उपयुक्त वाक्य में विद्वान शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम जिन संज्ञा या सर्वनाम से गुण रूप रंग आदि का बोध होता है वो जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में जैसे सुंदर, विद्वान। तो विद्वान जो है, विद्वान क्या होता है, ज्ञाता या पंडित व्यक्ति को ही विद्वान कहा जाता है, या जो बहुत ही अधिक शिक्षित हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें नहीं बताना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर ए गाय, बी ग्रंथ, सी शेर, डी अर्क। तो इसमें पुल्लिंग नहीं है, तो गाय जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। गाय शब्द स्त्रीलिंग से है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय प्राणीवाचक स्त्रीलिंग है। अन्य तीनों शब्द जो है ग्रंथ, अर्क, शेर, ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा शब्द का बहुवचन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए वर्षाएं, ऑप्शन नंबर बी वर्षाओं, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी वर्षा गण। तो वर्षा शब्द का बहुवचन जो होता है वो वर्षा ही होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्षा विभक्ति रहित शब्द है। और अन्य शब्द भी हैं जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। ये शब्द जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? प्राण, आंसू, आंसू, दर्शन और हस्ताक्षर और वर्षा भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ऑप्शन नंबर ए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो प्रश्न कह रहा है ये आम उसके लिए है, के लिए ये किसमें आता है? संप्रदान के अंतर्गत आता है। तो इसका जो है विकल्प इसमें जो है ए सही है। अन्य पुरुष एक वचन, उसका जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द जो है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक से है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। प्रस्तुत वाक्य में उसके जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा, बी उसका, सी मेरा और डी हमारा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध बताना है, कौन सा कारक है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन से संबंधित कारक है। उत्तम पुरुष में संबंध कारक है, हमारा बहुवचन में द्रष्टव्य है, जबकि तुम्हारा मध्यम पुरुष बहुवचन, मेरा उत्तम पुरुष एक वचन तथा उसका जो है ये अन्य पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुशासन में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दुहु, ऑप्शन नंबर बी दुस, ऑप्शन नंबर सी दुर और ऑप्शन नंबर डी दुस। तो यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। यह जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें उपसर्ग हमें बताना है। इसमें उपसर्ग हो गया ऑप्शन नंबर बी दुस। दुस इसका संधि विच्छेद होगा दुस प्लस शासन, शासन। तो ये श जो है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ ये विसर्ग संधि के नियमानुसार ये श जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। दुशासन में दुस उपसर्ग है, दुस का अर्थ होता है बुरा, और इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? दुस प्लस शासन। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ बताना। एक पंथ दो काज का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए बहुत लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अलग अलग मार्ग पर चलना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोभी होना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कम कम काम से दोहरा लाभ। तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि कम काम से ही दोहरा लाभ प्राप्त होना।
एक पंथ दो काज का अर्थ है कम काम से दोहरा लाभ लाभ। वाक्य प्रयोग में जैसे इसका वाक्य प्रयोग देखते, मैं इलाहाबाद में बाजार भी जाऊंगा और संगम में भी नहाऊंगा। इससे क्या हो रहा है, इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर। जो कहा न जा सके, ऑप्शन नंबर ए अकथित, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी होना चाहिए और यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अकथ्य, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अकथनीय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नामुमकिन। तो जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो मुमकिन ना हो उसे नामुमकिन कहते हैं। और क्या कह रहा है, जो कहा ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अकथित कहते हैं। जो जो कहने के योग्य न हो उसे अकथ्य कहते हैं। तो ये था, इसमें कह रहा है जो कहा ना जा सके तो अकथनीय, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद, सबसे पहले इसमें संधि कौन सी हो रही है, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे बन रही है, इसका संधि विच्छेद में ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म प्लस अस्त्र। यहां से अ और यहां का आ दोनों मिलाकर क्या हो गया, दीर्घ आ। तो ये जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तो क्या बन जाता है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का शुद्ध संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ब्रह्मास्त्र शक्ति से युक्त माना जाने वाला अस्त्र जो कभी विफल नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र में जो है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सशास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है सच प्लस शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी का सत्य प्लस शास्त्र, और सी कह रहा है सत्य प्लस शास्त्र, और डी भी कह रहा है सच प्लस शास्त्र। तो इसका जो है संधि समुचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र। ता के बाद यदि स आए तो त जो है च में बदल जाता है और स जो है ये छ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। सत प्लस शास्त्र यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब त के बाद स आए तो त का च और स का छ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट और उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। तो ये इसके उदाहरण है व्यंजन संधि के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कर्मवाचिका उदाहरण वाक्य है कौन सा है, ऑप्शन नंबर राम ने खाना खाया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धावकों से दौड़ा नहीं गया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फसल काट ली गई, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बच्चे घर जा रहे हैं। तो हमें इसमें कर्मवाचिका उदाहरण कौन सा है इस विकल्प में बताना है। कर्मवाच्य राम ने खाना खाया, इसमें तो नहीं, इसमें कर्तृवाच्य है। एक सेकंड, इसमें जो है कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। और धावकों से दौड़ा नहीं गया तो इसमें भाववाच्य है, भाववाच्य। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फसल काट ली गई, तो इसमें जो है कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी। और बच्चे घर जा रहे हैं तो इसमें भी कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का पसर्ग क्या होता है, को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को जो है ये छिपा हुआ नजर आ रहा है। फसल काट ली गई अर्थात फसल को काट ली गई, और बच्चे घर जा रहे हैं अर्थात बच्चे घर को जा रहे हैं। तो इन दोनों में जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये दोनों विकल्प जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। कह रहा है धावकों से दौड़ा नहीं गया, वाक्य में कर्तृवाच्य है, यहाँ कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में मुख्य बिंदु कर्म होता है। राम ने खाना खाया में कर्तृवाच्य है। डी कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य का उदाहरण, डी तथा सी ये यहाँ भी कर्मवाच्य होगा। डी तथा सी जो है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। विकल्प डी, सी और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
कौशिक वृत्ति से संबंधित रस है। ऑप्शन नंबर है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी अद्भुत रस। तो कौशिक वृत्ति जो है श्रृंगार रस से संबंधित रस है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। श्रृंगार इसमें गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये शुद्ध है। कौशिक वृत्ति का संबंध जो है किस रस से है? श्रृंगार रस से संबंधित। इस वृत्ति का संबंध जो है केश से है। किससे है? केश से। स्त्रियों से युक्त अनेक नृत्यों, गीतों वाली नेपथ्य की स्निग्धता, विचित्रता और आकर्षण से संपन्न श्रृंगार रस में ही दृष्टव्य होती है। तो कौशिक वृत्ति का संबंध जो है वो श्रृंगार रस से माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भरवे में, बी चौपाई में, सी सोरठा में, डी छप्पय में। तो छप्पय में जो 6 चरण होते हैं। छप्पय किन किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पय छंद बना होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। छप्पय जो है यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग जो होता है 15-13 से 28 मात्राओं वालों की ये अधिक प्रचलित है। इसमें सम चरण और विषम चरणों का योग 15-13 का होता है। तो कुल मिलाकर 28 मात्राओं का यह छंद होता है। कौन सा? छप्पय छंद। कौन सा छंद? छप्पय छंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए विशेषोक्ति, ऑप्शन नंबर बी विभावना, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास और ऑप्शन नंबर डी यमक। तो देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, इसमें कह रहा है कि देखो हमारे 2-2 नेत्रों से जो है अश्रु प्रवाहित हो रहा है, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूं। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है एक बार देखते हैं। काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। उपर्युक्त पंक्ति में जल से प्यास बुझाई जाती है, किंतु यहाँ निरंतर अश्रु प्रभावित होने पर भी प्यास की वेदना नहीं बुझती। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए हिंदी प्रदीप, बी इंदु, सी कवि वचन सुधा और डी भारत बंधु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कवि वचन सुधा का संपादन जो है 5 अगस्त 1867 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित होती है पत्रिका? काशी से प्रकाशित होती है। आरंभ में यह पत्रिका जो थी मासिक थी, बाद में पाक्षिक रूप में मतलब 15 दिन के बाद प्रकाशित होने लगी और 1875 में यह पत्रिका जो है साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी। इसकी केवल 250 प्रतियां मुद्रित होती थी। प्रत्येक अंक में जो है 22 पृष्ठ होते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए बाल साहित्य, बी समाचार पत्र, सी टेलीविजन, डी कंप्यूटर। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बाल साहित्य, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य संसाधन जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये है आज का अंतिम प्रश्न। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बातचीत करते हैं, तो यह डैश डैश है। ऑप्शन नंबर ए निंदनीय, बी विचारणीय, सी अनुचित, डी स्वाभाविक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है स्वाभाविक। यह बात स्वाभाविक है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत